जय हिंद। आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। पॉलिटिकल सिस्टम शब्द, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सिस्टम शब्द कहाँ से आया। यह शब्द जूलॉजी से आया और मानवीय शरीर का जो सिस्टम है उसकी चर्चा करते हुए इसे बाद में समाजशास्त्र ने ग्रहण किया और सोशलॉजी ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद इसे पॉलिटिकल साइंस में यूज किया जाने लगा और राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के नाम से ये यहाँ पर आया। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में दो सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो डेविड ईस्टन का सिस्टम थ्योरी और एक आमंड एंड कॉलमैन की सिस्टम थ्योरी। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं डेविड ईस्टन की थ्योरी पर। राजनीति विज्ञान में सर्वप्रथम व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग डेविड ईस्टन के द्वारा 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम में किया गया। बाद में इन्होंने अपनी दूसरी बुक प्रकाशित की, अ फ्रेमवर्क फ्रॉम पॉलिटिकल एनालिसिस। ईस्टन के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो डेविड ईस्टन बताते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था अंतर क्रियाओं का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गतों में बदला जाता है। मतलब इनपुट्स को आउटपुट में चेंज किया जाता है। किसी भी सिस्टम के पास, मान लीजिए ये हमारा एक सिस्टम है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इनपुट हो रही है, ये मशीन है वो प्रोसेस कर रही है और आउटपुट कर रही है। इस प्रकार से जो भी डिमांड्स इस मशीन के पास आ रही है ये प्रोसेस करके आउटपुट दे रही है। यही डेविड ईस्टन के अनुसार पॉलिटिकल सिस्टम है। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण इनपुट और आउटपुट मॉडल के माध्यम से किया है। ईस्टन के अनुसार व्यवस्था मूल्यों का प्राधिकृत आवंटन करती है और ये आवंटन कैसा होता है, बाउंडेड होता है, बाध्यकारी होता है। इट मीन्स पूरी सोसाइटी को इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ईस्टन के अनुसार व्यवस्था पर्यावरण से प्रभावित होती है और एनवायरनमेंट को भी ये प्रभावित करती है। उन्होंने इस पॉलिटिकल सिस्टम का विश्लेषण किया है निरंतर चलने वाले प्रवाहों से। मतलब ये फ्लो है, हमेशा चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये डेविड ईस्टन ने बताया है कि किस प्रकार से इस सिस्टम के पास ये सिस्टम है। इट मीन्स एक मशीन है। मशीन को हम कहें तो ये एक गवर्नमेंट, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट के पास डिमांड्स आ रही है, डिमांड्स को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कौन कौन कर रहे हैं इन डिमांड्स को? पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स ये सपोर्ट करते हैं। तो ये डिमांड्स सपोर्ट्स के द्वारा एंटर होती है इस मशीन में और आउटपुट निकलते हैं। आउटपुट में लॉसेस भी हो सकते हैं, यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है या कुछ अन्य चीज़ें, कोई गिफ्ट भी हो सकता है। तो ये आउटपुट निकल के आ रहा है इस एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट का मतलब है सोसाइटी। और ये जो आउटपुट निकल के आ रहा है ये सभी को मानना आवश्यक होगा। जो डिमांड्स पूरी नहीं हो पाएगी वो आधे अधूरे रूप में इस एनवायरनमेंट में आएगी और वापस इसमें एंटर हो जाएगी। इस प्रकार से ये फ्लो हमेशा चलता रहता है। डेविड ईस्टन के अनुसार ये फ्लो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेविड ईस्टन ने जिसे इनपुट कहा है, मांग और समर्थन। निवेश का तात्पर्य मांगों से और समर्थन से है। वह 4 प्रकार की डिमांड्स बताता है। एक तो वस्तुओं और सेवाओं की, एक व्यवहार को नियंत्रित करने की, एक पॉलिटिकल सिस्टम की और एक कम्युनिकेशन की। ये 4 प्रकार की डिमांड्स है जो डेविड ईस्टन कहता है कि इस मशीन में एंटर होती है। आगे वो बात करता है कि निर्गत कौन कौन से आते हैं। तो आउटपुट कैसे आएंगे इन डिमांड्स, जब अंदर जाती है मशीन में तो बाहर कैसे आएंगे? दोहन, कर आदि के बारे में, व्यवहार के नियमन के बारे में, वस्तुओं और सेवाओं के वितरण के बारे में और प्रतीकात्मक। मतलब इन डिमांड से ये आउटपुट हमारे सामने आएंगे, डिसीजन सामने आएंगे गवर्नमेंट के, जो हमारी सोसाइटी को और हमें सबको मानना ही होगा। डेविड ईस्टन फीडबैक की बात जरूर करता है कि सरकार के निर्णयों को पर्यावरण तक पहुंचाना है। इस प्रकार यह इंटरलिंक होता है। पर्यावरण क्या होता है, वो इसे व्यवस्था का, सिस्टम का अंग मानता है। डेविड ईस्टन गेट कीपिंग की भी बात करता है, नियंत्रण व्यवस्था की भी बात करता है। ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को एक्स्ट्रा लोड से बचाने के लिए गेट कीपिंग की व्यवस्था भी कर दी है। उसने ये कहा है
कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये एक्स्ट्रा लोड को रोकते हैं गवर्नमेंट पर। कौन कौन से हैं? सांस्कृतिक तंत्र है, संप्रेषण वाहिकाएं हैं, रूपांतरण की प्रक्रिया है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये गेटकीपर का काम करते हैं। ये उतनी ही डिमांड्स है गवर्नमेंट के पास पहुंचाते हैं जो आवश्यक होती है, और सभी डिमांड्स अपने पास रोक लेते हैं। नेक्स्ट आता है आमंड द्वारा प्रतिपादित सिस्टम थ्योरी क्या है। जो हमने ऊपर पढ़ी है वो डेविड ईस्टन की है। उसमें डिमांड्स और सपोर्ट्स इनपुट हैं और आउटपुट निकलते हैं। यहाँ हम आमंड की बात कर रहे हैं। आमंड के मॉडल को संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल भी कहा जाता है। आमंड की जो बुक है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच। यह आगम 2 प्रमुख धारणाओं पर केंद्रित है, और ये जो धारणाएं हैं वो कौन कौन सी है? एक तो प्रकार्य है और दूसरी संरचना। जहाँ ईस्टर्न संरचना पर बल देता है, आमंड संरचना द्वारा किए गए कार्यों पर बल देता है। इस प्रकार से इन दोनों के विचारों में चेंज है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो आमंड का मॉडल है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके लक्षण है। पहला है राजनीतिक संरचनाएं इसमें पाई जाती है, जो सेम फंक्शंस इनके होते हैं, और बहु प्रक्रियात्मक संरचनाएं होती है, मिश्रित व्यवस्थाएं यहाँ पर पाई जाती है। अब बात आती है कि आमंड ने निवेश मतलब इनपुट कौन कौन से बताए हैं। इनपुट की बात वो कर रहा है, इनपुट 4 बता रहा है। वस्तुओं और सेवाओं के वितरण और आवंटन संबंधी मांगे, व्यवहार को नियंत्रित करने की, राजनीतिक सहभागिता की, और संचार को सही करने की या संचार में अपनी भागीदारी निभाने की। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे कहें तो इनपुट क्या क्या हो रहा है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है और रिक्रूटमेंट है, हितों का स्पष्टीकरण है, समग्रीकरण है, और राजनीतिक संचार। ये 4 प्रकार के इनपुट वो बता रहा है मशीन में जाते हैं। अब ये किस प्रकार से जाते हैं, कौन कौन से होते हैं? राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती कौन करता है? परिवार, शिक्षण संस्थाएं। कहते हैं कि परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होती है, बाकी स्कूल्स वगैरह ये काम करते हैं। हितों को स्पष्ट कौन करता है? प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? जैसे व्यापारी संघ, छात्र संघ, किसान संघ, मजदूर संघ आदि। हितों को समूहीकरण कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज करती है, मतलब जनता की जितनी भी डिमांड्स होती है उनको इकट्ठा करती है, गवर्नमेंट के पास पहुंचाती है। और 4th है कम्युनिकेशन का काम कौन करता है? वो अपने जितने भी मीडिया के साधन होते हैं वो ये काम करते हैं। इस मशीन में जाने के बाद ये 4 चीज़ें जाती है और उनके बाद मशीन अपना प्रोसेस करती है और आउटपुट वो निकल के आते हैं। तो आउटपुट क्या आते हैं? नियमों का निर्माण होता है, क्रियान्वयन होता है और उन पर डिसीजंस लिए जाते हैं। इस प्रकार से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों संस्थाएं यहाँ पर उदय हो जाती है। इस प्रकार से डेविड ईस्टन और आमंड सिस्टम थ्योरी को क्लियर करते हैं। आगे है कि राजनीतिक व्यवस्था के वर्ग कौन कौन से हैं, फंक्शंस कौन कौन से हैं। राजनीतिक समाजीकरण करना, राजनीतिक भर्ती करना, हितों की अभिव्यक्ति करना, उनका एकीकरण करना, लोगों को संचार व्यवस्था के बारे में जागरूक करना। इसी प्रकार मांगों की तरह आमंड ने समर्थन की श्रेणियों को भी विभक्त किया है। कौन कौन से समर्थन बताए हैं? जो इन मांगों को सपोर्ट करेंगे। द्रव्यात्मक है, आज्ञाकारिता है, सहभागिता है और श्रद्धात्मक है। नेक्स्ट है आमंड की राजनीतिक जो व्यवस्था है इसकी प्रमुख देन रूपांतरण प्रक्रिया से संबंधित है। रूपांतरण प्रक्रिया कौन सी? मांगों के रूपांतरण के राजनीतिक प्रक्रिया और सामाजिक प्रकार, ये 2 प्रकार के रूपांतरण की वो बात करता है। आगे आमंड इसको डिक्लेयर कर रहा है, आगे इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि किस प्रकार से ये इसकी अन्य जो भी विशेषताएं हैं वो यहाँ पर बता रहा है, निर्गत किस प्रकार से यहाँ पर आ रहे हैं। आमंड के संरचनात्मक मॉडल को अन्वेषण के औजार भी कहा जाता है, इसे निष्पादन मॉडल भी कहते हैं। आमंड के संरचनात्मक मॉडल को अन्वेषण के औजार कहा जाता है क्योंकि ये क्षमता को व्यवस्था की क्षमता से
जोड़ता है। आमंड ने राजनीतिक संस्कृति की धारा के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को 4 भागों में बांटा है। ये 4 प्रकार की कौन कौन सी है? आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, जो कि अमेरिका की राजनीति व्यवस्था है। दूसरा, यूरोपीय महाद्वीपीय व्यवस्था, इसमें इटली, आपके जर्मनी, फ्रांस, स्पेन आदि देश आ जाते हैं, यूरोपीय देश। पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था जो नव स्वतंत्र देश होते हैं, अविकसित देश है वो। और फोर्थ है सर्व सत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्थाएं, जहां पर डिक्टेटरशिप चलती है। जो राजनीतिक व्यवस्था जितनी विकसित होगी, उनकी संरचनाएं भी उतनी ही विकसित होगी। इस प्रकार से डेविड ईस्टन और आमंड ये दोनों ही राजनीतिक व्यवस्था को बताते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।